नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग। आखिरकार बिहार में जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी, जो पार्टी के अंदर जो राजनीतिक तरह-तरह के कयास कयास लगाए जा रहे थे, उसको आज विराम लग गया और आखिर में आज उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रीय जनता दल से मिलता-जुलता नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल इन्होंने अपने पार्टी का नाम रखा है, जिससे अगर समझने वाला अगर इसे समझा जाए तो कहीं न कहीं चुनाव में इस नाम का भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा, जिससे लोग कहीं न कहीं वोटिंग के समय नाम का भी प्रभाव रहेगा लोगों पे। जनता दल और राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो आज उपेंद्र कुशवाहा ने जो कार्य किया है, जो कदम उठाए हैं, वो क्यों उठाए हैं? क्या कारण है कि जो उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे थे कि हम पार्टी छोड़ के नहीं जाएँगे, हम अपना हिस्सा लेंगे। अगर इस तरह से पार्टी को कोई अगर बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ कह दे और छोटा भाई ऐसे ही छोड़ के चला जाए तो सारा का सारा हिस्सा बड़ा भाई रख लेगा। आज वो छोटा भाई फिर क्यों पार्टी से निकल गए? क्यों इस्तीफा दे दिए? अपना हिस्सा लिए बगैर? क्या वो अपना हिस्सा छोड़ गए? जी नहीं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा कोई नया नेता नहीं है या नया नया पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने आज पार्टी से जब इस्तीफा दिया और अपने पार्टी का ऐलान किया तो उन्होंने क्या कहा? उनके शब्दों को गौर से सुनने वाली बात है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस विरासत को कभी लालू प्रसाद यादव को सौंपा गया था, लेकिन लालू यादव शुरुआती दिनों को छोड़कर बाद में अपने परिवार के लिए ही काम करने लगे, बिहार को गर्त में ढकेल दिया। बड़े संघर्ष के बाद फिर भी वह विरासत नीतीश कुमार के पास आया। नीतीश कुमार ने काम भी अच्छा किया, लेकिन उस विरासत को नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी के पास गिरवी रखने का फैसला लिया है। आखिरकार इतने संघर्ष के बाद जिस विरासत को हम लोग छीन कर लाए थे, फिर उसी के पास कैसे जाने देते? हमने हिस्सेदारी की बात की थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं, तो उनसे हिस्सा क्या लेंगे? और इसलिए हमने मुकम्मल विरासत को हासिल करने का फैसला लिया। जनता के बीच हम लोग जाएँगे, विरासत में लव कुश, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और स्वर्ण सभी को हिस्सेदारी मिलेगी। दरअसल बिहार की जो राजनीति व्यवस्था है, वो घोर जातिवादी है। यहाँ चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी अच्छा काम कर दीजिए, कोई भी सरकार कितना भी अच्छा काम कर दे, फिर भी वो अगर वो जातिवाद का राजनीति बिहार में नहीं करेगा, तो वो जीत ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ का जो चुनाव है और यहाँ का जो लोग हैं, वो जातिवाद के नशे में इतने चूर हैं कि वो जाति से ऊपर कुछ सोचते ही नहीं हैं। और वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार और आरजेडी, जो कि ये दोनों घोर जातिवादी पार्टी है और दोनों के एक जगह आने से एक बहुत ही मजबूत गठजोड़ बन रहा था, जिसको तोड़ने के लिए किसी ऐसे नेता की ज़रूरत था जो इस जातिवाद की जो चक्रव्यूह है उसे भेद सके, उसमें दरार डाल सके और यही काम उपेंद्र कुशवाहा ने किया है, चाहे वो जिनके भी इशारे पे किया गया। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो कदम उठाए हैं, इसका कितना प्रभाव होगा वो आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है बिहार का, उसमें पता लग जाएगा। पर हमें ये समझना चाहिए कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने आज इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? जेडीयू से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? और क्यों उन्होंने फिर से अपना एक राजनीतिक दल, नया दल बनाया, राष्ट्रीय लोक जनता दल? क्योंकि इससे पहले भी उनका एक अलग राजनीतिक दल था, लेकिन वो फिर से जेडीयू के साथ आ गए। नीतीश कुमार के कहने पे वो जेडीयू में चले गए, उनकी पार्टी खत्म हो गई।
लेकिन आज फिर से उन्होंने अपने उसी पुराने रास्ते पे क्यों लौटे? फिर से उन्होंने अलग पार्टी क्यों बनाया? दरअसल आपको याद होगा कि अभी 19 और 20 फरवरी को 2 दिन का जो उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का जो बैठक बुलाया था पटना में तमाम कार्यकर्ताओं का, जिसके ऊपर नीतीश कुमार और ललन सिंह, जो आजकल दोनों ही पता नहीं किस नशे में घूम रहे हैं, क्या नशा करके घूम रहे हैं, बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलते हैं। उन्होंने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी इस बैठक के लिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये बैठक गैर कानूनी है, क्योंकि इस तरह का बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। तो उस बैठक में जो लोग आए, वो कहाँ से आए थे? वो तो कम अगर उस बैठक में जितने भी लोग आए, उसमें अगर 100% अगर जेडीयू का कार्यकर्ता ना होगा, तो कम से कम 70% तो जेडीयू का कार्यकर्ता ज़रूर होगा, जो जेडीयू के लिए ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। तो फिर उन सभी ने ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को अलग पार्टी बनाना पड़ा? और यह जेडीयू के लिए इसमें क्या संदेश है? दरअसल जो उपेंद्र कुशवाहा ने अभी कहा कि जिस विरासत को हमने छीन के लिया था, उस विरासत को फिर से नीतीश कुमार उसी के हाथों में सौंपने का जो प्रण किया है, वो बहुत ही घातक है बिहार के लिए। तो वाक़ई ये सही बात है। आप बिहार की राजनीति को देखिए, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने 2005 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे। उस जंगल राज के बातों को बताकर, उस जंगल राज के भय को दिखा के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और 2005 से 2010 का जो शासन व्यवस्था था 5 साल का, वो बिहार के लिए स्वर्णिम काल था। प्रशासनिक व्यवस्था कह लीजिए, चाहे विकास की गति को जो तेज करना था, उन सभी मामलों में बिहार के लिए वो स्वर्णिम काल था, वो 5 साल। लेकिन फिर 2005-10 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2010 से 2015 और 2015 से 2020 और 2020 के बाद ये अभी 2022-23, ये 12-13 सालों में ऐसा क्या हो गया कि उस वही व्यक्ति जो 5 साल तक मुख्यमंत्री था 2005 से 10 के बीच, इतना अच्छा शासन व्यवस्था चलाया कि उनका एक पूरे देश में एक छवि बना सुशासन बाबू का। लेकिन आज उसी व्यक्ति के हाथ में अभी भी वही मुख्यमंत्री है, वही गृह मंत्री है, वही सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री है, सब चीज़ उन्हीं के हाथ में है। फिर आज बिहार का हालात ऐसा क्यों है? आज आप बिहार के प्रशासन व्यवस्था को देखिए, राजनीतिक व्यवस्था को देखिए, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सरकार में और कौन विपक्ष में है और किसके ऊपर बिहार की प्रशासन की ज़िम्मेवारी है। आज दिन दहाड़े बिहार में गोलीबारी आम हो गई है। आज बिहार के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं रोड पे। कहीं न कहीं रोड पे या कहीं बाज़ार में जाने से उनको भय लगा रहता है कि क्या पता कब कहाँ पे गोलीबारी शुरू हो जाए और वो गोली आके हमें लग जाए। इस तरह का भय का माहौल है आज बिहार में। अभी पटना जो बिहार की राजधानी है, वहाँ पे 2 दिन पहले अभी क्या हुआ है? जिठौली गाँव में क्या हुआ है अभी पटना में? दिन दहाड़े सरेआम गोलीबारी हुई। उसमें 5 ऐसे व्यक्तियों का जान चला गया जिसको झगड़ा से कोई मतलब नहीं था। अब बताइए आप ही अगर कहीं जा रहे हैं और अचानक बाज़ार में गोलीबारी शुरू हो जाता है, तो आपका उसमें क्या दोष है? अगर वो गोली आपको लग जाता है तो आप तो फ्री में चले जाएँगे ना। तो क्या क्या फ़ायदा ऐसे सरकार और ऐसी शासन व्यवस्था की? ऐसे प्रशासन का क्या करना? तो और ऐसा आज ये हालात क्यों हैं? क्या कारण था कि जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ था, तब तक बिहार का कानून व्यवस्था इतनी खराब तो नहीं थी जितनी अभी है। तो फिर इस समय ऐसा क्यों हो गया? दरअसल मुख्यमंत्री जो है बिहार के नीतीश कुमार, वो एक ऐसे नेता हैं जिनको शासन और प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है और उनको जिस तरह का बैसाखी मिलता है, व्यवहार उनका उसी तरह का होता है। तो इस टाइम जो बैसाखी उनको मिला हुआ है, उसका जो राजनीतिक चरित्र है, वो इसी तरह का
दंगा, फसाद, लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार का राजनीतिक चरित्र है जो अभी दिख रहा है आपको। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जिस राजनीतिक विरासत की बात कर रहा था, लालू यादव जी के समय का बात जो कह रहा था, उस उस समय क्या था? यही सब था जो आज बिहार में आज वर्तमान में हो रहा है। दिन दहाड़े कहीं भी गोलीबारी, दिन दहाड़े कहीं भी हत्या, लूट, बलात्कार। यहाँ तक कि अब तो बिहार में जो जदयू का सांसद है या विपक्षी दल का जो सांसद है, विधायक हो, वो तक सुरक्षित नहीं है। खुद जदयू का नेता सुरक्षित नहीं है। तो आम लोगों का क्या होगा? और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आज उपेंद्र कुशवाहा ने यह फैसला लिया है कि हमें इस व्यक्ति और इस पार्टी के साथ नहीं रहना है। और उन्होंने आज अपना एक अलग पार्टी बनाया है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। और उन्होंने कहा है कि जिस समाजवाद के नाम पे यह सरकार चला रही है, चल रही है, दरअसल वह समाजवाद है ही नहीं। वह सिर्फ एक परिवारवाद और वंशवाद है। और ये बात सही है। बिहार को जितना क्षति इस समाजवादियों ने पहुंचाया, तथाकथित समाजवादियों ने, उतना किसी भी विचारधारा की सरकार कहीं नहीं पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश और बिहार को समाजवाद के नाम पे सिर्फ लूट खसोट का एक अड्डा बना के रखा गया कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ परिवारवादी राजनीतिक दलों के द्वारा। इस समाजवाद के और तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पे वो राजनीतिक दल आज सातवें आसमान पे पहुंच गए हैं। बिना कोई बिजनेस, बिना किसी उद्योग धंधे के उनका संपत्ति आज अरबों खरबों में है। पर इस प्रदेश को क्या मिला? समाजवाद के नाम पे यहाँ पे क्या मिला? किसको क्या मिला? समाजवाद के नाम पे यहाँ पे बिहार जैसे प्रदेश के लोगों को मजदूरी के अलावा और मजदूर के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आज पूरे विश्व में बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूरी के लिए जाने जाते हैं। किसी भी प्रदेश में अगर मजदूर कम पड़ता है तो सीधा बस लेके बिहार में क्यों आता है लोग मजदूर ढूंढने भाई? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें मजदूर चाहिए तो हमको बिहार में ही मिलेगा। और इस समाजवादी सरकारों का सबसे बड़ा उपलब्धि यही रहा है कि वो बिहार में मजदूरों का निर्माण बहुत जोर शोर से किया। बाकी कुछ करे न करे, मजदूर जरूर बनाया बिहार में। तो यही इनकी कुल उपलब्धि है। इसलिए जो बिहार को एक ग्रहण लगा हुआ है, समाजवाद का ग्रहण, नीतीश कुमार नामक ग्रहण, और ये महागठबंधन नामक ग्रहण, इस ग्रहण से जब तक छुटकारा नहीं मिलता है तब तक बिहार का और बिहार के लोगों का विकास संभव नहीं है। और जिस तरह का कदम उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया है, तो उससे बिहार के लोगों को भी समझना होगा कि ये आपके हित में है। हम चाहे कुछ भी कह लें, जब तक बिहार से इन तथाकथित समाजवादियों का विदाई नहीं कर देते हैं, इनको उखाड़ के नहीं फेंकते, तब तक हमारा और आपका कुछ नहीं होने वाला है बिहार में। जिस तरह से आज माहौल है कानून व्यवस्था का, कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग धंधा नहीं लगा पाएगा। क्योंकि अभी पश्चिमी चंपारण में एक कारोबारी से रंगदारी मांगने पे 20 लाख रुपया रंगदारी मांगने पे और नहीं देने पर उसको किस तरह से गोलियों से भून दिया गया, वो मर गया बेचारा। अगर इस तरह से अगर कारोबारियों से अगर रंगदारी मांगा जाएगा और रंगदारी नहीं देने पर उसको मार दिया जाएगा, दरअसल आज ये वही समय बिहार में दोबारा से आ रहा है। उन्हीं यादों को ताज़ा किया जा रहा है जिस तरह से लालू यादव के शासनकाल में सिवान का जो बाहुबली गुंडा शहाबुद्दीन था, उसने किस तरह से उस चंद्रिका प्रसाद के दोनों बेटों को रंगदारी न मिलने के देने की वजह से तेजाब में नहला-नहला के मार दिया। वही दौर आज बिहार में आ चुका है। पश्चिम चंपारण का जो घटना है उसमें एक विधायक को खुलेआम धमकी दिया गया है
कि आप चुप रहो, नहीं तो फिर आपको AK-47 से आपके ऊपर हमला होगा। किस तरह का हौसला बढ़ गया है बिहार में लोगों का, अपराधियों का। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के उपेंद्र कुशवाहा ने आज खुल के कहा कि नीतीश कुमार जो फैसला ले रहे हैं, वो बिहार के लिए सही नहीं है और हमें बिहार के लिए अगर कुछ करना है तो इसके साथ तो नहीं कर पाएँगे। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार इतने दिनों से मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर उनको अपने पार्टी में कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा शर्मनाक बात है और बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति इतने लंबे समय से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उस व्यक्ति को अपने पार्टी में कोई ऐसा कोई काबिल नेता नहीं मिला, जो उसका उत्तराधिकारी बन सके। उनको उत्तराधिकारी खोजने के लिए दूसरे के घर जाना पड़ा, दूसरे पार्टी के नेताओं की तरफ वो देख रहे हैं, अपना उत्तराधिकारी के लिए। ये बात तो बिल्कुल शर्म की बात है नीतीश कुमार जी के लिए। और जो वो एक स्वप्न देख रहे हैं कि बीजेपी को 100 सीटों पे समेट देगी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या खाते और क्या पीते हैं। जो व्यक्ति 15-16 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अपने प्रदेश में अपने पार्टी को 50 सीट नहीं दिलवा पाता है, अपने पार्टी में कोई सेकेंड लेवल का दूसरा नेता नहीं बना पाता है, वह नेता कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पे समेट देंगे। हँसी आता है इन लोगों की सोच के ऊपर, ये किस तरह की भ्रामक बातें करते हैं, किस तरह के सपने देखते हैं। इसलिए आज जो बिहार की राजनीति में जो घटना घटी है, वो बिहार के राजनीति के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और अब बिहार के लोगों को विचार करना चाहिए कि हमें इस नीतीश कुमार नामक ग्रहण से बिहार को छुटकारा दिलवाना ही होगा अगर हम बिहार का भला चाहते हैं तो। और हमें आज जिस तरह का कानून व्यवस्था बिहार में है, अगर इसमें कुछ बदलाव चाहिए, तो उन तमाम लोगों का बिहार से राजनीतिक विदाई करनी ज़रूरी है, जो समाजवाद और सेकुलरिज़्म के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपको सिर्फ़ मज़दूर बनने पे मजबूर किया जा रहा है। इसलिए जातिवाद से ऊपर उठिए और इन जातिवादी गिरोहों को मुँहतोड़ जवाब दीजिए और इनको इनकी हैसियत दिखाइए और अपने बिहार को तरक्की की तरफ बढ़ाइए। क्योंकि जब तक आप इन जातिवादी विचारधारा के लोगों के ऊपर प्रहार नहीं कीजिएगा, तब तक आपका कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर जैसे लोग जो आज आपको घूम-घूम के समझा रहे हैं या समझाएँगे, उस बात को समझिए और उस पे विचार कीजिए कि आज महागठबंधन में क्या चल रहा है। लालू यादव को इस बात की परेशानी है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को इस बात की चिंता है कि हमारा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, जिससे हमारा राजनीतिक जीवन बचा रहे। जीतन राम मांझी को परेशानी है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। तो जिस समय बिहार में सबके सब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, उस समय आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए और इन बाप बेटों की राजनीति से छुटकारा पाइए। अगर बिहार को एक अच्छे प्रदेश, प्रगतिशील प्रदेश बनाना है, तो सबसे पहले ये जो ग्रहण है, इन ग्रहण को हटाइए और बिहार में नई उम्मीद का जो किरण दिख रहा है, उसका सहयोग कीजिए और बिहार को बदलिए। तो जिस तरह का घटना आज घटा है, इसका क्या असर होता है बिहार की राजनीति में, ये आने वाले चुनावों में दिखेगा। और कितना उपेंद्र कुशवाहा जी में उनके पास कितना समर्थन है, उन्होंने इस तरह का फैसला क्यों लिया है, किसके भरोसे लिया है, आने वाले दिनों में ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार और आरजेडी को टक्कर दे पाता है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा बिहार के लिए। क्योंकि बिहार में अगर जब तक नहीं कुछ बदल सकता, जब तक इन दोनों लोगों का
आरजेडी और नीतीश कुमार जैसे लोगों का वर्चस्व बना रहेगा। बिहार में अगर कुछ बदलना है तो इन वर्चस्ववादी परिवारों को राजनीति से बाहर करना होगा, जब ही बिहार में कुछ बदल सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।